हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपका मेडुसा है। इसके पहले आपने देखा था ओविलिया, और उसके बाद हाइड्रेंथ, पॉलिप, उसका आपने पढ़ा था। उसके साथ आप ये भी पढ़ा था कि जो गोनेंजियम होता है ओविलिया में, वो कौन सा हिस्सा है। तो मैंने आपको बोला था कि जो ओविलिया होता है वो किस तरह का ट्राइमार्फिक होता है। ट्राइमार्फिक का मतलब हो गया जिसमें तीन रूप दिखाई देते हो या तीन तरह की संरचना उसमें पाई जाती हो। एक होता है उसका हाइड्रेंथ, और एक होता है उसका गोनेंजियम यानी गोनोथिका वाला सिस्टम जहां से मेडुसा रिलीज होता है, और तीसरा पार्ट उसका होता है मेडुसा जो उसमें से गोनेंजियम के गोनोथिका से यानी गोनोपोर के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो ये तीनों सिस्टम आपने पढ़ा है जिसको आप कहते हैं कि ट्राइमॉर्फिक होता है। अब आप देखेंगे मेडुसा के बारे में, और मेडुसा कहां से निकलता है आपने देखा होगा इसके बारे में थोड़ा सा, कि जो आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ये हो गया इसका, मान के चलिए कि ये हो गया इसका गोनेंजियम, ठीक है ना। और गोनेंजियम के अंदर यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल होती है, और इसी ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर यहाँ पे मेडुसा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। और मेडुसा शुरुआत में छोटे छोटे होते हैं, बाद में जाकर के बड़े हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में इनका निर्माण होता है तो अभी ये छोटे छोटे होते हैं, फिर बाद में बड़े होंगे तो इसी छिद्र के माध्यम से निकल करके पानी में चले जाते हैं, और पानी में निकल के चले जाएंगे तो फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं तो इन्हें तैरने के लिए इसमें टेंटिकल्स पाया जाता है। हाय देख रहे हैं कि किनारे किनारे पर टेंटिकल्स होता है। ठीक है ना। तो ये मेडुसा है, इसमें चार ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। ये बीच बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला नारी जैसा, पाइप जैसा, इसको आप रेडियल कैनाल बोलते हैं। ये रेडियल कैनाल होती है। ठीक है। ये रेडियल कैनाल है। बीच में जो देख रहे हैं 1 2 3 4 संरचनाएं आपको दिख रही है, इसी को बोला जाता है गोनाइड। गोनाइड को बाबू हिंदी में जनद कहते हैं। ठीक है ना। गोनाइड को हिंदी में जनद कहते हैं। और जो जनद होता है ये दो तरह का होता है। जनद दो प्रकार का होता है, एक मेल गोनाइड होता है, एक फीमेल गोनाइड होता है। जनद दो तरह का होता है, यानी गोनाइड दो तरह का होता है, एक मेल गोनाइड होता है, एक फीमेल गोनाइड होता है। ठीक है ना। तो मेल गोनाइड की विशेषता क्या होती है? मेल गोनाइड की विशेषता होती है कि उसमें से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गोनाइड की विशेषता होती है उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो ओवम होता है वो फीमेल गैमिट होता है, जो स्पर्म होता है वो मेल गैमिट होता है। अब दोनों का निर्माण कहां से होता है? मेल जो स्पर्म बनता है उसका निर्माण टेस्टिस से होता है, और जो फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है वह ओवरी से होता है। ओवरी गोनाइड होता है और टेस्टिस को भी गोनाइड कहते हैं। ठीक है ना। तो टेस्टिस गोनाइड है, ओवरी भी गोनाइड है, और दोनों को हम गोनाइड इसलिए कह रहे हैं, देख लीजिए इसमें 1 2 3 4, एक मेडुसा के अंदर 4 गोनाइड होते हैं। ठीक है ना। और मेल मेडुसा अलग और फीमेल मेडुसा अलग होता है, इसलिए मेडुसा क्या होता है? डायोसियस होता है। डायोसियस होता है, और डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगी। ठीक है ना। हिंदी में इसको एक लिंगी कहते हैं। डायोसियस का मतलब हो गया एक लिंगी, और एक लिंगी का मतलब होता है कि एक मेडुसा जो होगा वो मेडुसा अकेले क्या होगा? मेल, और दूसरा मेडुसा होगा तो क्या होगा? फीमेल। ठीक है ना। तो मेडुसा एक मेल होता है और एक मेडुसा फीमेल होता है, लेकिन इसमें जो मेडुसा होता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक मेडुसा है जो गोनेंजियम से निकल करके पानी में तैरने के लिए चला जाता है, तैरता भी है, और ये ओविलिया का सेक्सुअल पार्ट है। ओविलिया जो होता है वो ए सेक्सुअल पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट यानी ये सेक्सुअल पार्ट है। उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल का नहीं होता है, और इस मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा तो ये जो ब्लॉक आपको चारों दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं सब अम्ब्रेलर स्पेस या सरफेस। ठीक है ना। तो ये हो गया सब अम्ब्रेलर सरफेस। उसके बाद ये 4 बिंदी आपको जो दिखाई दे रही है भैया, इसको कहते हैं गोनाइड। ठीक है ना। ये हो गया गोनाइड। गोनाइड मैंने बोला दो तरह का होता है, एक मेल और फीमेल होता है। इसके बाद आप देखिएगा इसमें कि ये वाला हिस्सा इसका, ठीक है ना, ये माउथ का हिस्सा है, इसका ये मुंह है। ठीक है। ये माउथ है जिसके माध्यम से कोई चीज अगर खाएगा तो इसी के अंदर इसके जाता है, जिसमें जाता है मैनुब्रियम। ठीक है ना। मैनुब्रियम एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, पाइप जैसी, जो माउथ से लेकर के यहाँ पे जाके स्टमक में खुलती है, और यही इसका क्या है? स्टमक है, बीच वाला सिरा जो फूला हुआ भाग होता है ये स्टमक इसका है। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे आप कि इसके किनारे पे एक मार्जिन पाई जाती है, इसमें 3 लेयर होती है। ये जो लेयर आपको दिख रही है रेडियल कैनाल का सिस्टम है। ठीक है ना। रेडियल कैनाल, ये चारों तरफ से जो घुमा हुआ है इसी को आप रेडियल, सॉरी, ये आपका रेडियल कैनाल ए वाला है। ठीक है ना।
और ये आपका सर्कुलर कैनाल है, गोल कैनाल है, जो चारों तरफ से क्या होती है, घूमी रहती है। ये चारों तरफ से क्या होता है, घूमा रहता है, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे कि ये आपका टेंटिकल्स है। अब एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो टेंटिकल्स की संख्या होती है मेडुसा में, वो कितनी होती है, 16 होती है। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती रहती है मेडुसा की, ये टेंटिकल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। उम्र बढ़ने के साथ इसमें टेंटिकल्स की संख्याएं भी बढ़ती जाती है। और साथ में देखेंगे कि जहां पर जो टेंटिकल्स जुड़ा होता है उसी के किनारे पे एक रिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं, ठीक है ना, VELUM है, वेलम, वेलम कहा जाता है। उसके बाद जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये टेंटिकल्स है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो सर्कुलर कैनाल से निकली हुई है, ये काली काली जो टेंटिकल्स जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट, ठीक है ना। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यह मेडुसा का सेंसरी ऑर्गन है। तो मेडुसा का सेंसरी ऑर्गन क्या होता है भैया, मेडुसा का सेंसरी ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट, ठीक है ना। मेडुसा में टेंटिकल्स क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो इसके सबसे ऊपरी जो वेलम वाले सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें हो गया आपका ये माउथ वाला हिस्सा जो मैनोब्रियम का होता है, और ये इसका बीच का स्टमक हो गया। अब इसके थोड़े से हम हेडिंग को देख लेंगे कि अगर आपको परीक्षा में मेडुसा के बारे में पूछेगा तो मेडुसा में आप क्या बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेडुसा का डायग्राम तो अभी बना देंगे, लिखेंगे क्या इसमें, आप किन किन हेडिंग की चर्चा करेंगे इसमें और किन हेडिंग के बारे में लिखेंगे, तो भैया देखिएगा इसमें शेप और साइज के बारे में लिखेंगे। आप सामान्यतः समझेगा इसे छाता कहल जाला है, तो छाता ऐसे कहल जाला कि एकर जैसे मान के चला कि हाई को लेकर तीरी हो गल किनारे का, ठीक, और हाई एकर डाढ़ी हो गल, जो छाता में डाढ़ी बोले तो डाढ़ी जैसा हो गया, ठीक है ना। ये अंदर का हिस्सा हो गया, हाई को लटक जाएगा झालर जैसा बिल्कुल। और ये पानी में तैरता है, तो आप समझिए कि जैसे कोनो राजा महाराजा चलते हैं, तो राजा महाराजा जाते हैं तो उनके ऊपर एक छतरी ऐसे लगा के चलता है, तो जब छतरी उनके ऊपर लगा के चलते हैं, ठीक ना, तो फिल्मों में देखा होगा आपने, तो जो छतरी लगा के चलते हैं उसमें ऐसे ऐसे चारों तरफ से चैन जैसी लटकी रहती संरचना। अगर इसको आप मोड़ देंगे तो ये जो टेंटिकल्स हैं वो नीचे की तरफ लटक जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे अम्ब्रेला कहते हैं। तो अम्ब्रेलर शेप होता है, इसकी जो साइज होती है 6 से 7 mm का होता है, ठीक है ना। डायमीटर इसका जो होता है, समझ रहे हैं, तो इसका डायमीटर कितने का होता है, 6 से 7, 6 से 7 होता है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे आप, इसके बाद है मैनोब्रियम। मैनोब्रियम क्या होता है भैया, मैनोब्रियम होता है ये वाला हिस्सा हो गया माउथ, माउथ के बाद ये हो गया स्टमक, बीच में होती है पाइप, इसी पाइप को कहते हैं मैनोब्रियम, ठीक है। और उसके बाद हो गया वेलम, वेलम से टेंटिकल्स जुड़े होते हैं जो सबसे मार्जिन वाले एरिया पर पाया जाता है, एकदम किनारे वाले एरिया पे पाया जाता है, मार्जिन पे पाया जाता है। इसके बाद इसमें टेंटिकल्स जो होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 16। ये 16 नवजात, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अभी मेडुसा पैदा होत रही उनमें क्या होता है कि 16 होते हैं। जैसे जैसे मेडुसा उम्र में बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी संख्याओं में भी वृद्धि होती रहती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ध्यान दीजिएगा, जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है वही स्टमक वाला पोर्शन है, जिसको आप गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये लीड्स करता है किसमें, रेडियल कैनाल के अंदर, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन इसका जो हेडिंग है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये है गोनैड, ठीक है ना। और ये जो मेडुसा होता है ये डायोस्टियस होता है, और डायोस्टियस का मतलब होता है एक लिंगी, और एक लिंगी का सेंस होता है कि जिस मेडुसा में सिर्फ मेल होगा, जिस मेडुसा में सिर्फ मेल होगा उसे मेल मेडुसा कहते हैं, जिस मेडुसा में सिर्फ फीमेल होगा उसे फीमेल मेडुसा कहते हैं। और एक मेडुसा में सिर्फ एक ही ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन होगा तो उसको कहते हैं एक लिंगी। और इस तरह से मेडुसा मेल और फीमेल दोनों सेपरेट या अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है मेल, मेल मेडुसा, ठीक है ना, एक होता है मेल मेडुसा, और दूसरा होता है फीमेल, फीमेल मेडुसा, ठीक है ना। तो एक हो गया मेल मेडुसा, और मेल जो मेडुसा होता है इससे बाबू क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म क्या है, मेल का गैमीट। उसी तरह से जो फीमेल मेडुसा है इसमें क्या बनता है, इसमें ओवम बनता है, ठीक है ना, इसमें ओवम बनता है। ओवम क्या है, फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट जो होता है वह स्पर्म है, ठीक है ना, फीमेल गैमीट ओवम है। और इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, गोनैड में। कहाँ होता है भैया, गोनैड में। इसका भी निर्माण कहाँ होता है,
गोनैड में होता है, ठीक है ना। तो गोनैड से जो मेल गोनैड होता है उससे स्पर्म बनता है, जो फीमेल गोनैड है उससे ओवम बनता है। तो मेल गोनैड जो होता है उससे क्या बनता है, स्पर्म, और फीमेल गोनैड से ओवम बनता है। जो मेल होता है स्पर्म, ये क्या होता है, एन नंबर, क्योंकि गैमीट है, ये भी एन नंबर होता है। अब दोनों का फ्यूजन होगा उसके बाद पानी में, तो क्या बनेगा, ये फीमेल क्या निर्माण करेगा, या ये कह सकते हैं कि एक तरह से मेडुसा दोनों मिल करके जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो जा करके जाइगोट बनाएंगे, और उसी जाइगोट के डेवलपमेंट से फिर ओविलिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया थी मेडुसा की। इसके बाद आप देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल के प्रोसेस में आप देखेंगे कि ओविलिया का जो पूरा लाइफ साइकिल प्रोसेस है वो मेडुसा से ही शुरू होता है, और मेडुसा के जो मेल और फीमेल गैमिट हैं इन दोनों के रिप्रोडक्शन से, यानी दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट का डेवलपमेंट एक ओविलिया, नए ओविलिया का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे दूसरा जो इसका प्रोसेस है वह है ओविलिया, ओविलिया की लाइफ साइकिल। ओविलिया की लाइफ साइकिल कैसे शुरू होती है, कैसे खत्म होती है, ठीक है ना। और आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, आपसे पॉलिप, या आपसे उसी को हाइड्रेंथ कहते हैं वो पूछेगा, या उसी को गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं वो पूछेगा, या तो आपसे गोनोथिका गोनेंजियम के बारे में पूछेगा, या तो ओविलिया का स्ट्रक्चर पूछेगा। 3 क्वेश्चन हो गया वहां पे, और उसके बाद हो गया एक मेडुसा के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, और बहुत सामान्य सा डायग्राम है, चारों पांचों बहुत आसानी से आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। जब आप कार्डेटा में जाएंगे, कार्डेटा में जो आप बैलेनोग्लासस, एम्फियोक्सस, ठीक है ना, हर्डमानिया टाइप अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उसका डायग्राम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इनकी तुलना में। ये तो बहुत आसान है, खूब गोला गोला बना के आसानी से सीख लेंगे, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत अगर डायग्राम बनाने की आती है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, जटिलता की बात आ रही है, तो जटिलता आपके सेकेंड पेपर में मिलेगा, और सेकेंड पेपर में ज्यादा डायग्राम जटिल है, ठीक है ना। तो ये था आपका मेडुसा। इसके बाद जस्ट हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल। तो इसमें ये देखेंगे कि इसका मेडुसा के बाद इसकी लाइफ साइकिल। तो भैया एक चीज आपने जब शुरू में लाइफ साइकिल इसकी या मेडुसा के बारे में, या फिर इसके बाद सिलेंट्रेटा फाइलम जब शुरू किया था, तो इसमें एक चीज आपने देखा था कि जो ओविलिया होता है, ओविलिया वेजिटेटिव है और एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है ओविलिया, एसेक्सुअल होता है, और ट्राइमॉर्फिक भी होता है, ट्राइमॉर्फिक, त्रिरूपी होता है। ट्राई का मतलब 3, और मॉर्फिक का मतलब होता है फार्म। फॉर्म मतलब समझ रहे हैं, फार्म मतलब कोई एडमिशन फॉर्म नहीं, फॉर्म मतलब हो गया रूप। तो कितने रूप होंगे भैया इसके, 3 रूप होता है। 3 रूप में कौन कौन से रूप हैं, एक है ये वाला हिस्सा जिसको आप कहते हैं गोनोथिका, है ना, इसको गोनोथिका कहते हैं आप। एक हो गया ये गोनोथिका या गोनेंजियम, इसमें से मेडुसा निकला, तो मेडुसा हो गया एक हो गया मेडुसा, एक हो गया गोनोथिका, और एक हो गया पॉलिप, ठीक है। क्योंकि मैं इसको बस एज ए ओविलिया समझने के लिए बस बनाया है कि मान लो कि ओविलिया है, ओविलिया का डायग्राम ओविलिया की मार्फोलॉजी में बेहतर तरीके से बना हुआ है, आप देख करके उसका डायग्राम अपने नोट्स पे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये है बर्ड, और ये इसका पॉलिप तैयार हो रहा है, ये है गोनोथिका, जिसमें से ये गोनोपोर है यहाँ पे छिद्र, इसमें से मेडुसा बाहर निकल रहा है, इसको आप कह सकते हैं मेडुसा स्कैपिंग, ठीक है ना। तो मेडुसा जब बाहर निकलेगा, तो मैंने आपको बताया कि मेडुसा जो होता है, जो मेडुसा होता है, मेडुसा मेल भी होता है, मेडुसा फीमेल भी होता है, अलग अलग होते हैं। चलो एक मेडुसा हो गया मेल का, दूसरा हो गया यहाँ पर फीमेल का, ठीक है ना। एक मेल मेडुसा जिसमें गोनैड की संख्या कितनी होती है, 4, फीमेल मेडुसा जिसमें गोनैड की संख्या 4। जो फीमेल मेडुसा होता है उसमें से क्या बनेगा, ओवम, ठीक है ना। जो ओवम होता है वो फीमेल का क्या है, गैमिट, और जो मेल मेडुसा होता है इसमें से बनता है स्पर्म। स्पर्म क्या है इसका, मेल गैमिट, ठीक है ना। तो मेल गैमिट हैप्लॉइड एन नंबर, और फीमेल गैमिट हैप्लॉइड एन नंबर, और दोनों का पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग मेडुसा है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ बाबू ये पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, समुद्री जल में। तो ये फीमेल की बॉडी में अगर होता तो इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं हो रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर हो रहा है।
तो जब बाहर होगा तो इसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसको हिंदी में बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन, बाह्य निषेचन क्या होता है? ऐसा निषेचन जो फीमेल के शरीर में नहीं हो रहा है। फीमेल का जो गैमिट है वो बाहर निकल रहा है पानी में, और मेल का जो स्पर्म है, गैमिट है, ये भी निकल रहा है पानी में, और दोनों पानी में फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट, एक सेल वाला, फिर जाइगोट बनेगा 2 सेल वाला, फिर उसके बाद बनेगा 4 सेल वाला, उसके बाद बनेगा ब्लास्टुला, कोशिकाओं का समूह बनेगा, उसके बाद बनेगा प्लैनुला लार्वा। ध्यान दीजिएगा, ओविलिया में प्लैनुला लार्वा पाया जाता है। एक तो मेडुसा हो ही गया, अब इनके फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट से बना ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद बना प्लैनुला लार्वा। कभी कभी आपसे कमेंट में या एक एक 2-2 नंबर में प्लैनुला लार्वा को डिस्क्राइब करने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, 2 नंबर के लिए। तो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लैनुला लार्वा, फ्री स्विमिंग मतलब स्वतंत्र पानी में तैरने वाला, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड होता है, सिलिया से युक्त होता है, प्लैनुला लार्वा पाया जाता है ओविलिया में, ठीक है। अब ये पानी में तैरते 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 अगर ये सेटल डाउन होता है कहीं, अस्थायी रूप से कहीं जाके चिपक जाता है, उसको कहते हैं प्लैनुला सेटल डाउन, ठीक है ना। किसी चट्टान या किसी मिट्टी या किसी तरह के रेत या किसी तरह के किसी जीव की बॉडी में जाके चिपक जाए। अब चिपकेगा तो ये धीरे धीरे यंग पॉलिप बनाएगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये देख रहे हैं कि हाइड्रूला बडिंग बनाएगा, ठीक है ना, यानी इससे भी यंग होगा, और ये डेवलप करके एक न्यू ओविलिया का निर्माण करेगा। समझ पा रहे हैं? तो रिप्रोडक्शन मेरे हिसाब से बहुत आसान है इसका। एक ओविलिया जिसके अंदर गोनोथिका या गोलेंजियम है, उसमें से मेडुसा बाहर निकलेगा। मेडुसा इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जबकि ये सब इसका वेजिटेटिव है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। मेडुसा मेल फीमेल दोनों होते हैं। एक हो गया मेल मेडुसा जिससे बनेगा स्पर्म, फीमेल मेडुसा जिससे बनेगा ओवम। ओवम भी गैमिट है, स्पर्म भी गैमिट है, दोनों हैप्लॉइड है, पानी में निकलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट जो होगा, अब जो फर्टिलाइजेशन होता है पानी में होता है, ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल की बॉडी में होता है, और ऐसा कब होता है? टेरेस्ट्रियल जंतुओं में होता है। जो जमीन पर रहने वाले जीव हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि उसमें स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश करता है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कॉपुलेशन। जब मेल फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल की बॉडी में प्रवेश करेगा, और ऐसा तब होता है जो पानी का माध्यम नहीं है, यानी जमीन पर रहने वाले जंतुओं में, और ये पानी में रहते हैं, इनके लिए पानी एक माध्यम है। तो ये मेल और फीमेल के दोनों स्पर्म पानी में निकलेंगे, ओवम, और उसके बाद जाइगोट होगा, उसके बाद 2 सेल 4 सेल बनेगा, उसके बाद बनेगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद बनेगा सिलिया युक्त, जिसमें सिलिया यानी पश्चमाविका पाई जाती है, जिसके माध्यम से फ्री स्विमिंग करते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब एकदम खूब नाचते गाते पानी में तैरेंगे, कोई दिक्कत नहीं इनको, ठीक है ना, मजा लेते हुए खूब नाच गा रहे हैं। उसके बाद नाचते गाते जब देखेंगे थकाए गए, एनर्जी खत्म हो रही है, और मन कर रहा है कि कहीं अस्थायी रूप से जम जाए, तो बेचारे क्या करते हैं कि जम जाते हैं, जिसको कहते हैं प्लैनुला सेटल डाउन। जिसे हम लोग क्या होता है, थके थके रहते हैं, बस सीट उठ पे कहीं बैठ जाते हैं, अस्थायी हो गए वहां पर, ठीक है ना, ये सेटल डाउन हो गया। उसके बाद ये यंग होगा तो पॉलिप बनाएगा, उसके बाद और यंग होगा तो हाइड्रूला बडिंग बनाएगा, उसके बाद यही बडिंग सीधा इसका निर्माण कर देती है। अब एक चीज आप इसमें देखेंगे कि कभी कभी इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से भी जोड़ा जाता है। हालांकि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मूल परिभाषा होती है उसको फॉलो नहीं करता है, फिर भी हम एक मान के चलते हैं कि मेडुसा एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसका जो मेन बॉडी है ओविलिया का वो एसेक्सुअल पार्ट है। तो हम कहते हैं सेक्सुअल पार्ट, फिर एसेक्सुअल पार्ट, फिर एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल, सेक्सुअल के बाद एसेक्सुअल। अगर अल्टरनेट करके आ रहा है ओविलिया एसेक्सुअल, मेडुसा सेक्सुअल, और एसेक्सुअल से सेक्सुअल, और सेक्सुअल से फिर एसेक्सुअल में अल्टरनेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हालांकि ये परिभाषा ओविलिया की लाइफ साइकिल इसको कंप्लीट नहीं कर रही है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेडुसा का सिस्टम है, इसकी बॉडी पूरी डिप्लॉयड होती है, सिर्फ इसका गैमेट अप्लाइड होता है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो प्लांट्स में ज्यादातर है,
उसमें क्या होता है कि हैप्लॉयड n नंबर और उसके बाद 2n नंबर और फिर उसके बाद n नंबर, ठीक है ना। तो n के बाद 2n, 2n के बाद n, यानी इसको कहते हैं स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की कंडीशन आती है, इसको मूल रूप से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका जो ओविलिया की लाइफ साइकिल थी कंप्लीटली। उम्मीद करते हैं, और एक प्रश्न आपको बता देते हैं, इसका जो आप समराइज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत लंबा होगा, आपकी बुक में दिया होगा कि जो इसका मेडुसा होता है, यानी एक मेडुसा हो गया, ये वाला मेडुसा हो गया, और साथ में एक पॉलिप यानी ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है ना, ज़ायगोट्स का। तो एक ओविलिया और मेडुसा, ओविलिया और मेडुसा के बारे में डिफरेंस लिखना है, और आप इस डिफरेंस को अपनी बुक से देख करके और आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि मेडुसा की क्वालिटी भी आपको पता चली और उसके बाद इस पॉलिप की भी कंडीशन आपको पता चलेगी। तो पॉलिप की कंडीशन, मेडुसा की कंडीशन दोनों की पता है। आप इसको एक पॉइंट में करके राइट और लेफ्ट करके कॉपी में अपना नोट्स बना लीजिएगा, ताकि कभी एग्जाम में ऐसे पूछ दे तो आपको इससे संकोचने में या फिर संकोच ना हो, किसी तरह का डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा तो कोई टॉपिक पढ़ा नहीं। तो आप दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा। सामान्यतः आप मेडुसा के बारे में भी जानते हैं और आप इसके ओविलिया की मेन बॉडी के बारे में जानते हैं। ओविलिया की मेन बॉडी का कैरेक्टर एक साइड और मेडुसा का कैरेक्टर एक साइड, दोनों में डिफरेंस आपका हो जाएगा। समानताएं भी मिल जाएंगी, विषमताएं भी मिल जाएंगी। अगर दोनों को आपने बेहतर पढ़ा तो समानता विषमताएं यानी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी दोनों आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा मेडुसा और उसकी लाइफ साइकिल का, ओविलिया की, ठीक है ना। इसके पहले आपने पढ़ा था हाइड्रेंथ, उसके बाद उसी में आपने पढ़ा था गोनेंजियम यानी गोनोथिका, ठीक है ना। उसी में आपने पढ़ा था ओविलिया की डायग्राम बॉडी के बारे में। तो मेरे हिसाब से 2 3 5 डायग्राम आपके हो गए। एक ओविलिया, एक हो गया पॉलिप, एक हो गया उसका गोनेंजियम 3, उसके बाद मेडुसा 4, मेडुसा की लाइफ साइकिल हो गई 5। ये कंफर्म है कि इसमें से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। 5 डायग्राम आपको तैयार करने हैं। खूब मन से मेहनत करते रहिए और अच्छे से अपना जो सिलेबस उसे कंप्लीट करते रहिए। विश्वास दिलाते हैं कि आज इस लेक्चर के साथ जूलॉजी फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट कंप्लीट है, जिसमें आपने पैरामीशियम पढ़ा, उसी में आपने साइकॉन पढ़ा, उसी में आपने ओविलिया पढ़ा, प्रोटोजोआ में आपने पढ़ा पैरामीशियम को, प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के साथ आपने पैरामीशियम कंप्लीट किया। उसके बाद पोरीफेरा में आए, पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के साथ आपने पोरीफेरा का साइकान और साइकान का मूलतः कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन भी आपने पढ़ा है। उसके बाद ओविलिया, ओविलिया का पॉलिप, ओविलिया का गोनेंजियम, उसके बाद ओविलिया का मेडुसा और मेडुसा के बाद उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल। उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर आपका, पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हुई होगी और आपको पढ़ने में और समझने में मेरे लेक्चर से मूलतः कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह के टॉपिक के समझने में अगर दिक्कत होगी तो बाबू आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हो गया, या इस चीज को आप दोबारा बता दीजिए। मैं अगला जो यूनिट आपको पढ़ाऊंगा उसमें उस टॉपिक को जरूर समझाऊंगा जो आपको समस्या हो सकती है इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और आपको ये आदेश मेरा भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप रियल में अगर सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बनाते रहिएगा और अपना जो पूरा सब्जेक्ट है बुक लेकर के उसको बैलेंस करके अच्छे से क्लियरिटी नोट्स बनाइएगा। किस तरह के टॉपिक में कोई दिक्कत होगी तो जरूर आप कमेंट करिएगा, और मैं उम्मीद हो सकता है कि उम्मीद करूंगा कि अगर कमेंट में उत्तर देने लायक हो तो उत्तर दे दूंगा, अगर वीडियो में देने लायक हो तो मैं वीडियो में जरूर दूंगा आपको उत्तर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग समझ पाए और पहली यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। दूसरी यूनिट में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।